इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार ऑटोकैड में बनी हुई फाइल्स को हम सेव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं फाइलों को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। हम अपनी ड्राइंग फाइल्स को कई तरीके से सेव कर सकते हैं, यानी कि एक ही कार्य को करने के लिए आपके पास ऑटोकैड में काफी सारे तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यदि अपनी इस ड्राइंग 9 फाइल को सेव करना चाहता हूं, यदि मैं इस ड्राइंग 9 फाइल को सेव करना चाहता हूं और ये फाइल अगर पहले से सेव नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि फाइल का नाम की जगह ड्राइंग का नाम आ रहा है और अभी मैंने कुछ जो कार्य किया है इस फाइल में थोड़ी देर पहले वो भी अभी सेव नहीं हुआ। ये जानकारी मुझे स्टार से मिल रही है। अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं तो एप्लीकेशन मेन्यू पे जाऊंगा मैं। अब इस फाइल को सेव करने के काफी सारे तरीके हैं, आइए सबको बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम सिंपल तरीका चुनते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ऑटोकैड मेन्यू पर जाएं। यहां पे सेव कमांड आपके पास अवेलेबल है। फाइल में जाकर यहां पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूं। डिफॉल्ट रूप में लास्ट टाइम आपने जहां फाइल सेव किया होगा उसका पाथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहां से ऊपर की तरफ सेव इन बॉक्स से किसी भी ड्राइव का चुनाव कर सकता हूं जहां मैं अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूं, जैसे कि जी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव या डेस्कटॉप पे। मैं डी ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके पश्चात कहां मुझे इस फाइल को सेव करना है वो फोल्डर का चुनाव करना है। मैं ऑटोकैड फोल्डर को चुन लेता हूं। यहां से यहां पे मेरे पास पहले से कोई फोल्डर नहीं बना हुआ चैप्टर्स के लिए, तो यहां पे मैं एक फोल्डर नया बना लेता हूं क्रिएट न्यू फोल्डर करके। और यहां मैं इस पूरे फोल्डर का नाम एक्सरसाइज फाइल्स रख देता हूं। एंटर कर देता हूं इस फोल्डर पे। फाइनली इस फोल्डर को खोलता हूं और अब मैं यहां पे उस लोकेशन पे आ गया हूं जहां मुझे इस फाइल को सेव करके रखना है। इसके अतिरिक्त मैं फाइल सेव करने के लिए इन लोकेशंस का भी प्रयोग कर सकता हूं जो लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन पेन में दी हुई है। तो आइए अब फाइल का नाम चुनते हैं। यहां से आप फाइल का नाम डिसाइड कर सकते हैं जिस फाइल के नाम से आपने अपनी फाइल को रखना है। मैं यहां से चैप्टर 31 के नाम से फाइल को सेव कर देता हूं। जैसे ही आप फाइल सेव करते हैं आपके पास यहां पे स्टार भी हट जाएगा और उस पर्टिकुलर ड्राइंग फाइल का नाम हट के चैप्टर 31 नाम आ जाएगा, क्योंकि अब आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। इसी तरह से यदि आप टाइटल बार पे देखें तो वहां पे पूरी पाथ की जानकारी है, कहां पे ये फाइल सेव हुई है। डी ड्राइव, ऑटोकैड फोल्डर है, एक्सरसाइज फाइल्स का फोल्डर है और चैप्टर 31.dwg। ये पहला तरीका देखा आपने फाइल को सेव करने का। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं यहां से। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं आप फाइल को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए आप कमांड लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल यहां सेव टाइप करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास सेव बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। यहां पे आप फिर से उस पाथ को या उस फोल्डर को डिसाइड कर सकते हैं जहां पे आप ये फाइल रखना चाहते हैं। मैं इस फाइल को एक्सरसाइज फोल्डर के अंतर्गत ही रखना चाहता हूं, तो यहां पे मैं नाम दे देता हूं इसको चैप्टर 27। एंटर करते ही ये फाइल सेव हो जाएगी। मैं इस फाइल को यहां से क्लोज कर देता हूं। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है तो मैं इसके लिए बिल्कुल अलग तरीका यूज करता हूं। अब की बार यहां पे मैं डायनेमिक इनपुट मोड को ऑन कर लेता हूं। डायनेमिक इनपुट मोड होने के पश्चात यहां मैं सेव टाइप करूंगा। जैसे ही आप सेव टाइप करना शुरू करते हैं आपके पास सेव कमांड सिलेक्ट हो जाती है। मैं एंटर कर देता हूं इस कमांड पे। आप देखेंगे यहां से भी सेव बॉक्स ओपन हो गया है। इस फाइल का नाम रख देता हूं चैप्टर 26 और सेव कर देता हूं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे फाइल सेव होती जा रही है वैसे वैसे नाम यहां पे आता जा रहा है। मैं इस फाइल को भी क्लोज कर देता हूं। अब नेक्स्ट तरीका जो फाइल सेव करने का वो है Ctrl+S। यहां ये शॉर्टकट तरीका है, विंडोज का बेसिक तरीका है ये। जैसे ही Ctrl+S करता हूं मेरे पास सेव बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पे फिर से फाइल का नाम मुझे देना है और एंटर करना है, तो मेरी ये फाइल भी सेव हो जाएगी। फाइल को सेव करने के लिए मैं क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग भी कर सकता हूं। इसके लिए देखिए मेरे पास यहाँ ड्राइंग 3 फाइल अवेलेबल है। मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ क्विक एक्सेस टूल बार में चला जाऊंगा। यहाँ पे सेव बटन मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास फिर से वही पाथ, वही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। बस मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना है चैप्टर 24। जैसे ही एंटर करता हूं
मेरी ये फाइल भी सेव हो जाती है। मैं इस फाइल को भी क्लोज कर देता हूं। फाइनली आप किसी फाइल को सेव एज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मुख्यतः यदि आप AutoCAD मेन्यू पर जाएं, सेव कमांड और सेव एज कमांड में ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आप किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो सेव कमांड का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी फाइल का आपको डुप्लीकेट बनाना है या एक अलग कॉपी बना के रखना है तो आप सेव एज कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब मैं सेव एज को क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे बॉक्स बिल्कुल सेम खुलेगा और ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैं पहली बार फाइल को सेव कर रहा हूं। चाहे आप सेव का प्रयोग करें या सेव एज, दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। तो यहां पे मैं चैप्टर 23 फाइल सेव कर देता हूं। तो इस तरह हमने देखा आप एक फाइल को कई तरीके से सेव कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा पर निर्भर है, आप कौन से तरीके को अपनाना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके को अपनाकर आसानी से फाइल को सेव कर सकते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम पहले से सेव की गई फाइल्स को खोल सकते हैं। हमने पिछले सेशन में देखा था कि अलग अलग तरीके से हमने फाइल को सेव किया और उसको एक ही लोकेशन पे सब जगह और अलग अलग नाम से उन सभी फाइलों को रखा। आइए इस सेशन में देखते हैं किस प्रकार हम अलग अलग तरीकों के साथ फाइल को ओपन कर सकते हैं, और जो तरीका आपको सुविधाजनक लगे उस तरीके से आप उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीका है फाइल खोलने का ओपन। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल स्टार्ट वाला पेज अवेलेबल है। यहाँ पे यदि मैं ओपन फाइल्स पे क्लिक करूं तो डायरेक्टली मैं उस बॉक्स पे चला जाऊंगा या उस पाथ पे चला जाऊंगा जहां मैंने रिसेंटली काम किया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइलें रखी हैं एक्सरसाइज फाइल्स के रूप में, तो वहीं पे मुझे AutoCAD अपने आप ले गया है। हालांकि अगर मेरी फाइलें कहीं और पड़ी हैं तो यहां से ऊपर से मैं ड्राइव चेंज कर सकता हूं, डायरेक्टरीज चेंज कर सकता हूं, और फिर से अपनी पर्टिकुलर डायरेक्टरी या ड्राइव्स पर आकर पर्टिकुलर फोल्डर खोल के वहां से फाइल ओपन कर सकता हूं। फाइल को खोलने के लिए मुझे केवल फाइल को सिलेक्ट करना है और यहां से ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन करता हूं मेरे पास ये फाइल अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से दूसरा तरीका फाइल को ओपन करने का, मैं फिर से स्टार्ट पे वापस आता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। यहाँ पे अगर आपने कुछ समय पहले ही अपना डॉक्यूमेंट बनाया है तो रिसेंट में डायरेक्टली जाके आप उसको खोल सकते हैं। जैसे मैं 24th डॉक्यूमेंट खोलना चाहता हूं तो केवल यहीं पे क्लिक करूंगा, मेरे पास डायरेक्टली ये फाइल यहां से ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार स्टार्ट से मैं डायरेक्टली फाइल्स को खोल सकता हूं। इसके अतिरिक्त मैं AutoCAD मेन्यू पर जा सकता हूं। यहां से ओपन कमांड पर जाकर मैं ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकता हूं और जिस ड्राइंग फाइल को मैं खोलना चाहता हूं, जैसे 25th को खोलना चाहता हूं, तो मैं क्लिक करके खोल सकता हूं। इसी तरह से मैं फिर से AutoCAD मेन्यू पर जाता हूं। आप यदि यहां देखें तो आपके पास रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहां भी अवेलेबल है। यदि मैं यहां से रिसेंट डॉक्यूमेंट खोलना चाहता हूं तो यहां से ओपन कर सकता हूं। जैसे 26 फाइल को मैं खोलना चाहता हूं तो यहां पे क्लिक करके उसे मैं खोल सकता हूं। सबसे अच्छी बात AutoCAD की है कि यहाँ पे इसका एक प्रीव्यू भी दिखाया गया है। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास ये फाइल ओपन हो जाती है। किसी भी पहले से बनी हुई फाइल को खोलने के लिए मैं क्विक एक्सेस टूल बार पे बने हुए ओपन बॉक्स को प्रयोग कर सकता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे ओपन कमांड पहले से जुड़ी हुई है। मैं इसे क्लिक करता हूँ और जिस ड्राइंग फाइल को मुझे खोलना है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और ओपन कर सकता हूँ। अब देखेंगे वो ड्राइंग फाइल आपके पास ओपन हो गई है। फाइनली इन सब के अलावा आप कमांड से भी ओपन कर सकते हैं फाइलें। इसके लिए आप कमांड लाइन पर आए और ओपन टाइप करें। अब जैसे ओपन टाइप करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा ओपन का। मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास ओपन बॉक्स डायरेक्टली ओपन हो गया है। मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ फाइल को। इसी तरह से शॉर्टकट के रूप में कंट्रोल O अवेलेबल रहता है आपके पास। यदि आप कंट्रोल O प्रेस करें तो आपके पास डायरेक्टली ओपन बॉक्स अवेलेबल रहता है। यहाँ पे किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके आप खोल सकते हैं। मैं यहाँ भी किसी फाइल को नहीं खोलना चाहता तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप आसानी से अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हुए जो तरीका सुविधाजनक आपके लिए रहता है उस तरीके का प्रयोग करके अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पॉलीलाइंस के बारे में। पॉलीलाइंस बिल्कुल सेम लाइंस है जैसे पहले प्रयोग कर रहे थे हम, बस फर्क इतना है कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या जो ड्राइंग हम पॉलीलाइन से क्रिएट करेंगे वो इकट्ठी रहेगी एक ग्रुप के रूप में। जैसे कि यहाँ नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल एक ही पूरा ऑब्जेक्ट है और ये बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन किया गया है या ड्रॉ किया गया है जैसे लाइन से ड्रॉ करते हैं। परंतु इस बार हमने लाइन का प्रयोग न करके होम टैब के ड्रॉ पैनल में अवेलेबल पॉलीलाइन कमांड का प्रयोग हमने किया है। पॉलीलाइन का प्रयोग करने के लिए आप P लाइन कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं।
कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा या कमांड लाइन के द्वारा। हम आसानी से पी लाइन के द्वारा लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं और आर्क सेगमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यह पी लाइन क्रिएट करते वक्त डिफरेंट कमांड्स के ऑप्शन हमारे पास देता है, जिससे हम ये सब चीजें कर सकते हैं। पी एडिट के द्वारा हम आसानी से पहले से बनी हुई पी लाइंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि जो पी लाइन के द्वारा अर्थात पॉली लाइन के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा वो इकट्ठा ग्रुप रहेगा, वो अलग अलग नहीं रहेगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। आइए अब पॉली लाइन को प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ड्राइंग एरिया अवेलेबल हो गया है जहां अब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ऊपर की तरफ से होम टैब में मैं पॉली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे ड्रॉ पैनल में अवेलेबल है। यहाँ पे पॉली लाइन को क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे हेल्प की जानकारी भी पॉली लाइन द्वारा यही दी गई है। जैसे कि ऑटोकैड ये जानकारी आपको यहीं पे दे रहा है कि आप 2D पॉली लाइन आसानी से इससे बना सकते हैं और ये एक ग्रुप के रूप में रहेगी। इसके लिए हम कमांड पी लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। मैं यहाँ पॉली लाइन को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से रैंडमली एक पॉइंट चुन लेता हूँ। कहीं पे भी दूसरा पॉइंट क्लिक करता हूँ, तीसरा, फोर्थ, और इस तरह से फाइनली मैं स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देता हूँ। एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे पॉली लाइन अवेलेबल हो गई है। अब यदि यहाँ पॉली लाइन को आप सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि किसी भी तरफ क्लिक होने पर सभी ग्रिप्स पॉइंट आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, अर्थात इसके सभी वर्टेक्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि ये इकट्ठा ऑब्जेक्ट है, एक ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट है। यहाँ लाइनें अलग अलग नहीं है, ये सभी लाइनें एक साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि इन सबको मैं जब ड्रैग करता हूँ तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट ही ड्रैग हो जाता है। कहीं भी क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि पी लाइंस ग्रुप्स में काम करती हैं। इसमें एक क्लोज एडिट इमेज को तैयार किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है। यही कार्य मैं लाइन से भी कर सकता था। एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, लाइन वाला भी। एक रैंडमली कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ जिसमें मैं फिर से कुछ ऐसी ही शेप ड्रॉ करता हूँ और फाइनली एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो सभी लाइंस जो मैंने ड्रॉ की हैं वो सब अलग अलग हैं। यहाँ देखिए दूसरी लाइन है, मैं एस्केप करके इसे डिसलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये तीसरी लाइन अलग लाइन है, फिर से एस्केप कर देता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो लाइन से हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो सारा का सारा अलग अलग लाइंस में ही रहता है। हालांकि हम उससे एक इमेज तो क्रिएट कर सकते हैं, परंतु वो ग्रुप्ड इमेज नहीं रहती। परंतु यही हम पी लाइन में देखें तो हमारे पास, मैं यहाँ पहले एस्केप करता हूँ, यहाँ अगर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी सिलेक्शन इकट्ठी इसलिए रहती है क्योंकि ये ग्रुप्ड है। इसका अर्थ ये है कि मैं अगर कहीं भी किसी भी पार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा जो पी लाइन ऑब्जेक्ट है वो इकट्ठा ही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये ग्रुप में तैयार हुआ है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है लाइन और पी लाइन में। तो इस प्रकार हम पॉली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ हम कमांड लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं पी लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे पी लाइन कमांड का प्रयोग करूंगा, PLIN। आप कैपिटल लेटर में लिखे या स्मॉल लेटर्स में, ऑटोमेटिकली आपके पास कैंसिलेशन अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की जानकारी मांगी जाएगी। इसमें बिल्कुल उसी प्रोसेस को अपनाया जाता है जिस प्रोसेस में हमने लाइन का प्रयोग किया था। मैं यहाँ से पैन करके थोड़ा सा इमेज को साइड पे ले जाता हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक करते ही नीचे की तरफ पी लाइन के साथ जुड़े हुए काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप कमांड लाइन में देखें तो आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू और विड्थ, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे पास। इनको हम नेक्स्ट सेक्शन में जानकारी लेंगे, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है यहाँ पे यदि मैं अगला पॉइंट डिसाइड करना चाहता हूँ तो क्लिक कर सकता हूँ। और यदि इसी ड्राइंग के दौरान मैं ऑर्थो मोड का प्रयोग करना चाहता हूँ तो F8 के द्वारा ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है ऑर्थो मोड को। अब यहाँ पे एक ही दिशा में लाइन आएगी, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ दूसरा रैंडम पॉइंट ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे, और फाइनली इसके साथ में मिला देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। इस प्रकार आप पी लाइन कमांड का प्रयोग करते हुए आसानी से पॉली लाइन ड्राइंग को कर सकते हैं या पॉली लाइन ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। यहाँ ये जरूर ध्यान रखिए कि ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट रहता है ये इकट्ठा ही रहता है। किसी भी बनी हुई पी लाइन ऑब्जेक्ट को या पॉली लाइन ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बेसिक तरीका देखते हैं एडिट करने का। मैं यहाँ यदि क्लिक करूँ तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे।
इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। जो बीच वाले पॉइंट्स हैं इन्हें मिड वर्टेक्स कहते हैं, और जो साइड वाले पॉइंट्स हैं उन्हें सिंपल वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा, और उसके बीच में ये मिड वर्टेक्स, इन दोनों के बीच वाला एक वर्टेक्स है। यहाँ यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे ही माउस यहाँ लेके जाता हूँ, आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से आपको केवल माउस रखना भर है तो आपके पास 3 ऑप्शन इन बाहर वाली ग्रिप्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं मिड वाले पे नहीं हूँ। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो ये बिल्कुल चौरस है और मिड वाले जो है वो थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं माउस रखता हूँ और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे इस तरफ मैं इसे जूम कर लेता हूँ। स्ट्रेच वर्टेक्स, अगर मैं स्ट्रेच वर्टेक्स कर देता हूँ तो मैं आसानी से इस शेप को दोबारा रीशेप कर सकता हूँ। मैं यहाँ बाहर की तरफ ले जाता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ स्ट्रेच वर्टेक्स कर देता हूँ तो अंदर की तरफ भी इमेज को ला सकता हूँ। इसी के साथ हमारे पास यहाँ ऐड वर्टेक्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है। यदि मैं वर्टेक्स ऐड करना चाहता हूँ तो केवल ऐड वर्टेक्स करना है। ऐड वर्टेक्स के लिए देखिए यहाँ डायरेक्शन सेट कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ, एक वर्टेक्स जो पिछले 2 मेन वर्टेक्स थे उनके बीच में एक और वर्टेक्स यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ वर्टेक्स। अगर रिमूव करता हूँ तो 2 जो मेन ग्रिप वाले वर्टेक्स हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं जैसे ही डिलीट करता हूँ इसको या रिमूव करता हूँ तो देखिए पहले दोनों को फिर से वापस जोड़ दिया गया है। इसी तरह से हम बीच वाले वर्टेक्स पे भी जा सकते हैं। आपको माउस केवल रखना भर है, क्लिक नहीं करना। यहाँ पे यदि स्ट्रेच क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से भी स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ किसी इमेज की। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड वर्टेक्स का ऑप्शन है। यदि मैं कोई वर्टेक्स ऐड करना चाहता हूँ तो फिर से ऐड कर सकता हूँ। अब देखेंगे बिल्कुल सेम वैसा ही कमांड रहा है जैसा पिछले सेक्शन में रहा है, जो सिंपल वर्टेक्स ग्रिप वर्टेक्स में था। लेकिन अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ। वो सिंपल पॉइंट है जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने किया। इसी के साथ यहाँ पे एक अलग ऑप्शन है कन्वर्ट टू आर्क। ये जो बीच वाले वर्टेक्स है इन पे अवेलेबल है, साइड वाले वर्टेक्स पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और कन्वर्ट टू आर्क कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्क बना सकता हूँ इस पूरे वर्टेक्स को कुछ ऐसे। इसी तरह से इस तरफ भी, और आसानी से मैं आर्क का शेप दे सकता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी। अब आप यदि देखें तो अलग अलग शेप्स इस तरह से डिफाइन की जा सकती हैं, परंतु अगर आप फिर से इसको वापस सिंपल लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। माउस यहाँ रखें, कन्वर्ट टू लाइन का ऑप्शन है, फिर से सिलेक्ट हो जाएगा ये। देखिए कन्वर्ट टू लाइन करते ही फिर से लाइन में जो लास्ट लाइन आपकी थी वो वापस आनी शुरू हो गई है। इस तरह से आप इनको वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इंटरनल वर्टेक्स को जो मिड वर्टेक्स हैं उनको आप आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपने आर्क में कन्वर्ट किया हुआ है तो वापस लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हम पॉलीलाइन की डिफरेंट कमांड्स को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार पी एडिट के द्वारा कुछ और ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हम कार्य करेंगे। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पी एडिट के बारे में। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम पॉलीलाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। बनी हुई और पहले से ड्रॉ पॉलीलाइंस को पी एडिट से एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो पी एडिट में रहता है वो ये कि सिंपल लाइंस को भी हम आसानी से पी एडिट के द्वारा पॉलीलाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा किस प्रकार हम पी एडिट का प्रयोग कर सकते हैं। पी एडिट से काफी सारे ऑप्शन जुड़े रहते हैं। यहाँ आइए हम इंपोर्टेंट ऑप्शंस की जानकारी अवश्य लेंगे। आइए इस सेशन में पी एडिट की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार हम लाइंस को जो अलग अलग रहती हैं उनको एक साथ पी एडिट के द्वारा पॉलीलाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं होम टैब पे ड्रॉ सेक्शन के या ड्रॉ पैनल के अंतर्गत लाइन टूल चूज कर लेता हूँ। लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात मैं रैंडमली कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इन लाइंस को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पी एडिट कमांड मेरे पास अवेलेबल है। अभी यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सभी लाइंस जो है सेपरेट हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं और इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर या नीचे करूं तो आप देखेंगे कि ये सभी लाइंस आपस में अलग अलग हैं। हालांकि ये जुड़ी हुई जरूर है यहाँ पे, परंतु यदि मैं इन सभी लाइंस को जैसे मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूं इन सबको पी लाइंस में कन्वर्ट करना तो उसके लिए मेरे पास पॉलीलाइन के लिए पी एडिट कमांड है। इसके लिए मैं नीचे कमांड लाइन में जाऊंगा और पी एडिट टाइप करूंगा, एंटर करूंगा। यहां से देखिए क्योंकि मेरे पास काफी सारी लाइंस हैं तो मैं
यहाँ सिंगल लाइन को चूज करना चाहता हूँ या मल्टीपल को, इसके लिए मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ से मल्टीपल। मैं मल्टीपल पे क्लिक कर देता हूँ। फाइनली मुझे उन सभी लाइंस को सिलेक्ट करना है जिन लाइंस को मैं पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि पी एडिट आपकी लाइंस आर्क या स्प्लाइंस को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहता है। आप जैसे ही यहाँ यस करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट भी यहाँ यस ही है, यहाँ मैं अगर सिलेक्ट करके वाई टाइप कर देता हूँ या सिंपल एंटर भी कर देता हूँ तो मेरे पास ये सभी लाइंस जो हैं पॉलीलाइंस में कन्वर्ट होने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब फाइनल ऑप्शन मुझे देना है कि इन लाइंस को किस तरह से मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से। अगर कोई फर्स्ट डिस्टेंस बीच में है तो इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। आपकी सभी लाइंस जो हैं ये पॉलीलाइंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ और आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि सभी लाइंस जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं और ये एक पॉलीलाइन बन चुकी है। आइए इसके साथ एक ऑप्शन और देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में। मैं इसे पेन कमांड के साथ थोड़ा सा साइड पे ले आता हूं और फिर से लाइन कमांड से मैं फिर से ड्रॉ करना शुरू करता हूं एक रैंडम लाइंस को। और ये पहली लाइन है, एंटर। राइट क्लिक करके रिपीट लाइन का ऑप्शन यहीं से चूज कर सकता हूं मैं। यहाँ से दूसरी लाइन है, एंटर। दोबारा फिर से रिपीट लाइन और मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, एंटर कर देता हूं। और एक बार फिर से मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एंटर कर देता हूं। अब ये चारों लाइनें जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पी लाइन क्रिएट कर सकता हूं और इन सब लाइंस को जोड़ भी सकता हूं। इसके लिए मुझे केवल फिर से पी एडिट कमांड पे जाना है। एंटर करता हूं यहां पे मैं, क्योंकि काफी सारी लाइंस है तो यहां से मल्टीपल सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्शन के लिए एक साथ में इन सबको क्रॉस हेयर्स विंडो से सिलेक्ट कर लेता हूं, एंटर कर देता हूं। आप देखेंगे नीचे की तरफ कमांड लाइन में यहां जानकारी दी गई है। यहां पे बताया गया है कि आपके 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लगभग काउंट किए गए हैं। मैं यहां एंटर कर देता हूं। अब यहां से जानकारी मांगी जा रही है कि क्या इन्हें मैं पॉलीलाइंस पे कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं यस कर देता हूं। फाइनली मुझे किस ऑप्शन का चुनाव करना है इनको जोड़ने के लिए, ज्वाइन। अब यहां पे फर्स्ट डिस्टेंस की जानकारी मुझे देनी है। फर्स्ट डिस्टेंस का अर्थ है उन लाइंस को भी जोड़े जो लाइंस दूर दूर हैं और उनका जो डिस्टेंस है मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आप दे सकते हैं। एस्टिमेशन डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे कुछ एस्टिमेशन हो सकता है चारों लाइंस को जोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम फर्स्ट डिस्टेंस दे सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ 2 यूनिट का फर्क हो, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम फर्स्ट डिस्टेंस दे दूं कि इन सबको इकट्ठा जोड़ दिया जाए। मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे सभी लाइंस जो है वो, अगर मैं फिर से एंटर कर दूं तो मेरे पास पॉलीलाइंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं और उनके सभी एंड्स को जोड़ भी दिया गया है। तो इस प्रकार आप पी एडिट के साथ आसानी से इसको जोड़ सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ साथ ही एक कमांड और जरूरी है, इंपॉर्टेंट, जो जानकारी हम यहाँ पे लेंगे एक्सप्लोड कमांड के बारे में। अगर आपने किसी लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया है और आप फिर से उसे वापस चाहते हैं तो इसके लिए आप एक्सप्लोड ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मुझे केवल कमांड लाइन पे जाना है और एक्सप्लोड टाइप करना है, एंटर करूंगा मैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो मैं सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर से एंटर करता हूं। अब अगर आप यहां क्लिक करें तो ये लाइंस फिर से वापस सिंपल लाइंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये अब पॉलीलाइंस नहीं है। तो इस प्रकार मैं आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में और पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट को वापस एक्सप्लोड करके सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे होम टैब के अंतर्गत ड्रॉ पैनल में सर्कल के बारे में। तो इस सेशन में हम सर्कल के बारे में सीखेंगे कि हम सर्कल किस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ यदि आप फ्लाई आउट पे क्लिक करें तो आपके पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती है। यहाँ यदि मैं क्लिक कर दूं तो देखिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप माउस रखें यहाँ पे तो आपके पास उसकी हेल्प भी अवेलेबल हो जाती है, किस प्रकार आप यहाँ इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेंटर और रेडियस का प्रयोग करके सर्कल बना सकते हैं। इसी तरह से नीचे जो एग्जाम्पल है वो सेंटर और डायमीटर से रिलेटेड है। तो इस प्रकार आपके पास सर्कल बनाने के लिए काफी सारी कमांड्स यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन इससे पहले कि हम सर्कल कमांड की जानकारी लें, सबसे पहले हम सर्कल के बेसिक्स की जानकारी लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम सर्कल के बेसिक्स की जानकारी लेते हैं। यहाँ जरूरी ये जानना है कि हमें ये सभी टर्म्स पता होनी चाहिए ताकि आसानी से हम ऑटोकैड में सर्कल के साथ कार्य कर पाए। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमारे पास सर्कल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
मुख्यतः सर्कल यहाँ यदि हम हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहें तो एक गोल धारा है या गोल चक्कर है, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है रेड लाइन से। सर्कल के साथ काफी सारी चीजें जुड़ी रहती हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। आइए बारी बारी से उन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर। जिस बिंदु से आपने सर्कल को बनाना शुरू किया था उसे सेंटर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर है और जब सर्कल आप बनाते हैं, सर्कल इस सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर रहता है। दूसरा हमारे पास मुख्य पॉइंट है रेडियस। जब आप सेंटर पॉइंट से किसी एक दिशा की तरफ चलते हैं जहां पे आप सर्कल की लाइन से टच करते हैं, तो ये बीच की दूरी जो है ये रेडियस कहलाती है, जिसको हम छोटे r से भी डिनोट करते हैं। डायामीटर, यदि आप सेंटर पॉइंट के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दें एक लाइन के साथ, तो इस पूरी लाइन की दूरी डायामीटर कहलाती है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ एक एक रेडियस बना दे और इकट्ठा कर दे तो उसे डायमीटर कह सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यदि मुझे रेडियस की जानकारी है तो मैं अगर 2 के साथ गुना करूं उसको, तो मेरे पास यहाँ पे डायमीटर अवेलेबल हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस, यदि आप पूरे सर्कल की जो लाइन है उसको नापे तो आपका ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है, जिसको हम 2 गुना r गुना पाई से डिनोट करते हैं। पाई जो रहता है मैथमेटिकल नोटेशन है, जिसकी वैल्यू 3.14159 लो रहती है, अर्थात 3.14159। यहाँ पे यदि आप सर्कमफ्रेंस निकालना चाहते हैं तो रेडियस को आप 2 से गुना करें और फिर उसको साथ ही पाई से भी गुना कर दें, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एरिया है। ये बीच का जितना भी भाग आपके सामने दिखाई दे रहा है जो एक सर्कल के अंतर्गत आ गया है, उसे हम सर्कल का एरिया कहेंगे। एरिया निकालने के लिए आपको पाई को r² से गुना करना पड़ेगा। ये फार्मूला है एरिया निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कोड। यहाँ पे यदि आप देखें, कोड का अर्थ उस लाइन से है जो सर्कल के एक साइड से दूसरी साइड पर मिलती है जाकर। यदि यही लाइन यदि बिल्कुल बीच में रहती है तो उसे ही हम डायमीटर कह देते हैं, परंतु यहाँ नीचे वाले हिस्से में ये लाइन जुड़ी हुई है तो इसे हम यहाँ पे कोड कह रहे हैं। आर्क, एक सर्कल का यदि ऐसा भाग आपको दिखाई दे तो इसे आर्क कहते हैं। यह सर्कल पूरा नहीं होता और किसी खास हिस्से को हम एक आर्क कहते हैं जो केवल बाहर वाली लाइन से दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। टेंजेंट, यदि सर्कल को बाहर से कोई चीज छुए, जैसे इस लाइन ने सर्कल को बाहर से छुआ है तो उसे इस स्थिति को हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का अर्थ है कि लाइन, टेंजेंट का अर्थ यहाँ पे है कि लाइन ने इस सर्कल को बाहर की तरफ से छुआ है। सर्कल के किसी हिस्से को यदि यहाँ दिखाया जाए फिल करके, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, तो ये सर्कल का एक सेगमेंट है, अर्थात एक भाग है। क्वाड्रेंट, अगर एक सर्कल को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये इसका एक पार्ट है। ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट है। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सेमी सर्कल, आधा सर्कल जो कहलाता है उसे सेमी सर्कल कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये सभी बेसिक्स हैं जिनकी जानकारी हमें लेनी है स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रकार हमने देखा सर्कल के बेसिक्स के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे किस प्रकार ऑटोकैड में आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं इन सभी पैरामीटर्स का प्रयोग करते हुए, और देखेंगे किस प्रकार हम सर्कल के अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं जिनका प्रयोग करके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार ऑटोकैड में हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनसे सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल को किस प्रकार ड्रॉ किया जा सकता है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको होम टैब पर ड्रा पैनल के अंतर्गत सर्कल कमांड को केवल क्लिक करना है। आप यदि माउस यहां रखें तो आप देखेंगे सर्कल की हेल्प भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहां क्लिक कर लेता हूं। सिंपल सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले केवल वो पॉइंट चुनना है जो सेंटर पॉइंट रहेगा सर्कल के लिए। नीचे दी गई कमांड लाइन पे आप अलग अलग कमांड्स को भी देख सकते हैं। हालांकि अभी हमें सेंटर पॉइंट चुनना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कहीं भी। उसके पश्चात मुझे रेडियस या डायमीटर की जानकारी देनी है। इसके लिए मैं माउस को जैसे ही बाहर की तरफ खींचता हूं तो मेरे पास यहाँ पे रेडियस अवेलेबल हो गई है। यहाँ पे देखिए रेडियस को मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे रेडियस को मैं 6 एंटर कर देता हूँ। फाइनली एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास 6 रेडियस के साथ मेरा ये सर्कल तैयार हो गया है।
ये बिल्कुल बेसिक तरीका है सर्कल बनाने का, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं आसानी से सर्कल क्रिएट करने के लिए। आइए अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए अन्य मेथड्स को भी देखते हैं। यदि आप यहाँ सर्कल के बिल्कुल नीचे बने हुए फ्लाई आउट्स पे आए और यहाँ मैं यदि क्लिक करूं तो आपके पास सर्कल बनाने के बहुत सारे तरीके दिए जाएंगे। आपके पास यहाँ सर्कल बनाने के यहाँ पे अलग अलग तरीके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है सेंटर रेडियस। अब यहाँ देखें, ये वही तरीका है जो हमने अभी प्रयोग किया है। आपको एक सेंटर पॉइंट बताना है और फिर रेडियस बताना है। यहां से मैं सेंटर रेडियस को चुन लेता हूं। अब की बार मैं यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन पे अपना सेंटर पॉइंट डिस्क्राइब करना चाहता हूं तो XY चुन लेता हूं। यहाँ पे X जो है वो 0 है और टैब दबाकर दूसरी इनपुट दें आप, Y भी 0 है। जैसे एंटर करता हूं यहाँ पे मैं, मेरे पास यहाँ रेडियस की जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ देखिए आप, और रेडियस आपको यहाँ दिखाई भी जाएगी। लास्ट टाइम जो आपने रेडियस डाली थी वो देखे कमांड लाइन में 6 जो है दिखाई दे रही है, अर्थात जो इनपुट्स हैं वो ऑटोकैड अपने आप ही याद रखता है। जो लास्ट टाइम इनपुट आप देते हैं उसे ऑटोकैड द्वारा याद रखा जाता है। लेकिन अब की बार मैं रेडियस चेंज करना चाहता हूं, मैं 5 करना चाहता हूं। एंटर कर देता हूं। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 5 रेडियस के साथ ये जो सर्कल है तैयार हो गया है। मैं यहाँ पैन करके इसे सेंटर में ले आता हूं। किसी भी सर्कल की प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये पैनल नहीं आ रहा तो Ctrl 1 दबा सकते हैं, जिससे आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज सर्कल की अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, नीचे की तरफ ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज इसकी अवेलेबल है, जिसमें सेंटर X और सेंटर Y जो दिया गया है वो 0 0 है, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट जो चुना है 0 0 चुना है। Z का प्रयोग नहीं किया है तो इसलिए वो 0 है। रेडियस 5 है, रेडियस 5 है तो डायमीटर डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस भी यहाँ पे दिया गया है और एरिया भी कैलकुलेट करके दिया गया है। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो आपके पास सारी ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो जाती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जिसको आपने सिलेक्ट किया है। मैं यहां से अभी इसे क्लोज कर देता हूं। फाइनली हम नीचे की तरफ आते हैं फिर से, और अब की बार देखते हैं कि हम अगला ऑप्शन किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मैं एस्केप करके डिसलेक्ट कर लेता हूं पहले सर्कल को, और फिर यहां सर्कल कमांड में नीचे की तरफ सेंटर और डायमीटर का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप रेडियस का प्रयोग ना करके डायमीटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसे केस में डायरेक्ट आप डायमीटर का ऑप्शन भी दे सकते हैं। डायमीटर जो रहता है वो डबल होता है रेडियस का। यहां से मैं इस ऑप्शन का चुनाव कर लेता हूं। जैसे ही आप इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ लास्ट यूज ऑप्शन अपने आप यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए अब की बार फिर से मैं सेंटर पॉइंट चुन लेता हूं। यहाँ पे रेंडमली पॉइंट चुन लिया है। अब की बार यदि नीचे कमांड लाइन पे आप देखें तो उसमें डी स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल दिया गया है। तो यहां मैं डायमीटर 10 दे देता हूं और एंटर कर देता हूं। अब देखेंगे कि सेम साइज का सर्कल यहां हमारे पास बन गया है, क्योंकि इसमें जो रेडियस थी वो 5 थी, लेकिन डायमीटर प्रयोग करते वक्त हमने उसको डबल कर दिया, 10 कर दिया। तो इस कारण से साइज जो है वो बिल्कुल सेम बना है। तो इस प्रकार आप आसानी से इन तरीकों से अपने सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं। आइए यहां से नेक्स्ट ऑप्शन को चुनते हैं। सर्कल के फ्लाई आउट मेन्यू पर जाते हैं। यहां से मैं 2 पॉइंट सर्कल का प्रयोग करना चाहता हूं। अब माउस थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो आपको यहां पे ऑटोकैड की तरफ से एग्जाम्पल भी दिया गया है किस प्रकार आप 2 पॉइंट्स को टच करते हुए सर्कल बना सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल उपलब्ध है, पहले और दूसरे पॉइंट को जोड़कर सर्कल बनाया गया है। यदि आपके पास 2 पॉइंट अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप उन 2 पॉइंट्स को बता दें। इसमें आपको रेडियस या डायमीटर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 2 पॉइंट क्रिएट करता हूँ सिंपल लाइन के द्वारा। तो यहाँ मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी है, एंटर कर दिया है। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे सर्कल बनाना है इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए। तो यहाँ मैं सर्कल पे आता हूँ, 2 पॉइंट को चुनता हूँ, पहला पॉइंट और फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑप्शंस ऑन होनी चाहिए ताकि आपके पास आसानी से स्नैप किया जा सके ऑब्जेक्ट को। जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूं और एंटर कर देता हूं, मेरे पास यहाँ पे जो सर्कल है वो दोनों सिरों को टच कर रहा है उस लाइन के। तो इस प्रकार के लिए भी 2 पॉइंट्स को टच करते हुए मैं सर्कल बना सकता हूं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो 3 पॉइंट से रिलेटेड है। मैं माउस यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट है तो आप 3 पॉइंट को टच करते हुए सर्कल बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं।
इसके लिए पहले मैं 3 पॉइंट क्रिएट कर लेता हूं। मैंने लाइन ड्रॉ की है, एंटर कर दिया है और इसी तरह से इस लाइन के मिड में से ऊपर की तरफ एक लाइन और क्रिएट कर दी है और एंटर कर दिया है। अब मेरे पास 3 पॉइंट है, 1, 2 और ये 3। मैं फिर से यहाँ सर्कल का चुनाव करता हूँ, 3 पॉइंट पे जाता हूँ। पहला पॉइंट मैंने चुना, दूसरा पॉइंट चुना और फाइनली तीसरा पॉइंट चुना। तो आप देखेंगे इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने सर्कल को बनाया है। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार हम इन ऑप्शंस का चुनाव करते हुए आसानी से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगले सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और हैं, 2 और तरीके हैं जिनके द्वारा सर्कल बनाया जा सकता है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम सर्कल के नीचे की तरफ दिए गए 2 ऑप्शंस टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट 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 का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट होता क्या है। यदि सर्कल के सिरे से अगर आप सर्कल टच करके बनाना चाहते हैं तो वो टेंजेंट टेंजेंट सर्कल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास जो उदाहरण दिया गया है ऑटोकैड द्वारा, पहले सर्कल और दूसरे सर्कल की बाहर वाली लाइन से टच करते हुए एक सर्कल बनाया गया है। नीचे की तरफ ऑप्शन है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। यदि आपको रेडियस की जानकारी नहीं है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे 3 सिरों से टच हुआ है हमारा सर्कल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रैक्टिकल एग्जांपल द्वारा इसे देखते हैं। सबसे पहले टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के द्वारा। रेडियस टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के लिए मैं एक एग्जांपल तैयार कर लेता हूं। मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूं जो कि F8 से ऑन हो जाएगा आपके पास। यहां मैं रैंडम पॉइंट चुन लेता हूं और 50 पॉइंट नीचे मैं यहां से इसकी डिस्टेंस डिसाइड कर लेता हूं, एंटर कर देता हूं। इसी तरह से एक लाइन और यहां से और 50 की डिस्टेंस में क्रिएट कर देता हूं, फाइनली एंटर। अब मेरे पास यहाँ पे एक लाइन वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। मैं इन दोनों लाइनों से टच करते हुए सर्कल बनाना चाहता हूँ जिसमें रेडियस स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे इस तरफ की जो लाइन है उसकी जो विड्थ है वो 50 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा डायमीटर बन जाएगा सर। तो अभी एग्जांपल के लिए इसको आसान करने के लिए मैं यहाँ 25 का यूज कर लूंगा रेडियस में। सबसे पहले यहाँ सर्कल में से मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को चुनूंगा और 2 सिरे मुझे बताने हैं टेंजेंट टेंजेंट के लिए, पहला और दूसरा। यहां से मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को सिलेक्ट करूंगा, पहले सिरे पे क्लिक करूंगा और दूसरे सिरे पे। अब मुझसे मांगी जा रही है रेडियस, तो यहाँ पे 25 पहले भी कर चुका हूं, तो 25 एंटर करके फाइनली एंटर कर देता हूं। अब देखिए कि आपका जो सर्कल है इन दोनों लाइनों से टच हुआ है यहाँ, यदि आप देखें तो। इसी प्रकार यदि आप किसी सर्कल की साइड्स को टच करवाना चाहते हैं किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से, तो आप इस तरह से, यदि आप सर्कल के 2 सिरों को कहीं बाहर से टच करवाना चाहते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो आप टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियस की जानकारी आपको होना आवश्यक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैं सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, 1 और फाइनली 2। अब मैं चाहता हूं इन दोनों के सिरों से मेरा सर्कल जो है वो टच हो जाए और रेडियस मैं डिफाइन कर दूं। तो मैं यहां आता हूं और पहला पॉइंट चुनता हूं, दूसरा पॉइंट चुनता हूं और रेडियस मुझे डिफाइन कर ली है। यहां से मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को चुनता हूं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब यदि यहां देखें तो आपको यहां पे तीसरी इनपुट के लिए पहले से एक एग्जांपल दिया गया है जो मिनिमम इसकी रेडियस है उसको डिफाइन कर रहा है, जो कि 36.8662 होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं इससे कम रेडियस एंटर करता हूं तो सर्कल नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 25 एंटर कर देता हूं तो सर्कल नहीं डिफाइन हो पाएगा। तो इस तरह से ऑटोकैड आपकी हेल्प करता है। यदि आपको रेडियस की जानकारी नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेडियस आपको बताता है। यहाँ से मैं 2 टेंजेंट का मैंने चुनाव कर लिया है और एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे उसी 36 पॉइंट पे मेरे पास उस रेडियस से एक सर्कल तैयार हो गया है जो इन दोनों सर्कल के बाहरी सिरों को टच कर रहा है। तो इस प्रकार आप ऑटोकैड की इस हेल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है। इसमें यदि आप देखें तो आपको रेडियस की जानकारी तो नहीं है, परंतु आपको पता है वो 3 पॉइंट जिनके सिरे से आपको अपने सर्कल को टच करवाना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले यहां मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूं अपने ड्राइंग पेज को और मैं यहां पे सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 और फिर से यहां रिपीट करते हुए 3।
अब मुझे इन तीनों सर्कल्स के बाहर से टच करते हुए एक सर्कल बनाना है, तो इसके लिए मैं टेंजेंट रेडियस का चुनाव करता हूं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। आप देखेंगे आपके पास सर्कल तैयार हो गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसको हमें करना है अपने एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के अंतर्गत। सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं ताकि हम सर्कल की इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएं। यहाँ हमारे सामने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। ये 5 सर्कल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। यदि मैं इसे लेआउट पे देखूं तो मेरे पास ये सर्कल बने हुए हैं पांचों के पांचों। ये पांचों अलग अलग रेडियस रखते हैं और अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। तो ये सबसे पहले जानकारी देते हैं किस प्रकार और कौन से आपको मेजरमेंट से इसे बनाना है। तो आइए यहाँ इसको प्रेजेंटेशन के द्वारा समझते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पहला सर्कल ड्रॉ करना है। उसका XY पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है वो 20 है और जो रेडियस है वो 10 है, अर्थात 10 है। उसके पश्चात आपको दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है। उसका X पॉइंट तो 60 है लेकिन Y पॉइंट वही 20 है और इसी के साथ रेडियस जो है वो 10 है। तीसरा सर्कल जो आप ड्रॉ करेंगे वो दोनों तरफ से टेंजेंट रहेगा, पहले दोनों सर्कल्स के बाहरी तरफ से। अब देखिए तीसरा सर्कल किस तरह से यहाँ बनाया गया है। जो फोर्थ सर्कल है वो पहले और दूसरे सर्कल से टेंजेंट है और साथ ही उसका रेडियस 20 है। फाइनली लास्ट सर्कल हमारे पास है 5वां सर्कल, जो कि तीनों से टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल से, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा सर्कल शामिल है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसको बना सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में। और उसके पश्चात आप सोल्यूशन में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको किया गया है। और यदि आपको कोई समस्या रहती है तो सोल्यूशन में जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस शेप को या इस सर्कल वाली एक्सरसाइज को किया गया है। आइए इस सेशन में देखेंगे पिछले सेशन में दी गई एक्सरसाइज को किस प्रकार से सोल्यूशन किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुल 5 सर्कल्स हैं। हम बारी बारी से फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को ड्रॉ करेंगे और सभी रूल्स को ध्यान रखते हुए, सभी मेजरमेंट्स को ध्यान रखते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। इस पूरी शेप को बनाने के लिए आप स्वयं पहले प्रैक्टिस करें और ट्राई करें कि आप खुद बना पाएं। यदि आप खुद नहीं बना पाते हैं तो इसी वीडियो के बिल्कुल एंड में आपके पास इसका पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं।
तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करें और एक नई ड्राइंग फाइल अपने पास ओपन करें। यहां मेरे पास कमांड लाइन नहीं आ रही है। कमांड लाइन आने के लिए आप कंट्रोल 9 को क्लिक करें, आपके पास कमांड लाइन वापस आ जाएगी। तो कंट्रोल 9 जो आपके पास उपलब्ध है वो शॉर्टकट के रूप में है कमांड लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए या हाइड अनहाइड करने के लिए। तो आइए यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक्स और वाई पे कोऑर्डिनेट 2020 सेट करना है और रेडियस 10 है। तो इसके लिए मैं सिंपल सर्कल यूज कर सकता हूं। इसके लिए मैं सर्कल पे आता हूं, सेंटर रेडियस वाला सर्कल चुन लेता हूं। यहां से सबसे पहले मुझे सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। इसमें x 20 है, टैब दबाकर y वाले बॉक्स में, और ये भी 20 है। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 लोकेशन उसने फाइंड कर ली है। इसके पश्चात हमें रेडियस डिफाइन करना है। रेडियस 10 है, मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। पेन से थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि जो ड्राइंग है मेरे पास पूरी यहाँ बनी रहे मेरे सामने। अब यहाँ पे हमारे पास ये पहला सर्कल ड्रॉ हुआ है। दूसरा जो सर्कल हमें ड्रॉ करना है उसके लिए x जो है वो 60 है और y 20 है, उसमें भी रेडियस 10 है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ साइड पे ले आता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे x हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे 60 है, तो थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ खिसक जाएगा और यहाँ पे आपके पास दूसरा सर्कल अवेलेबल होगा। फिर से सर्कल प्रयोग करता हूँ। यहाँ से मैं 60, x 60 है इसलिए, और y 20 है, तो एंटर कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अब मुझे यहाँ पे रेडियस देनी है, तो रेडियस 10 है, एंटर कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। अब मेरे पास पहले 2 सर्कल तैयार हो चुके हैं। तीसरे सर्कल के लिए मुझे पहले और दूसरे सर्कल के बाहरी ओर से उसको टच करवाना है। तो ऐसे केस में मैं 2 पॉइंट का प्रयोग कर सकता हूं। इसके लिए सर्कल पे जाऊंगा, मैं यहां से 2 पॉइंट चुन लूंगा। पहला पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट ये है। मैं क्लिक कर देता हूं, मेरे पास ये सर्कल अवेलेबल हो गया है जो दोनों सर्कल्स को बाहर की ओर से टच कर रहा है। इसी तरह से अब मुझे चौथा सर्कल बनाना है। उसके लिए मुझे ये ध्यान रखना है कि वो पहले सर्कल से भी टच करता हो, दूसरे सर्कल से भी टच करता हो, बाहरी तरफ से अर्थात टेंजेंट हो, और रेडियस उसका 20 हो। तो ऐसे केस में मैं सर्कल पे जाऊंगा और यहां से टेंजेंट रेडियस वाला जो ऑप्शन है इसको चुनूंगा। पहले सर्कल को क्लिक किया मैंने, दूसरे सर्कल को मैंने दोनों का टेंजेंट बता दिया है। और यहाँ यदि आप देखें तो 30 आपके पास रेडियस दिखाई जा रही है जो लास्ट टाइम फिल की थी मैंने। हालांकि मैं 20 फिल कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास जो ये सर्कल है ये दोनों से टच कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड से, और साथ ही यहाँ पे 20 रेडियस के साथ उपलब्ध हो गया है। अब मेरे पास केवल एक ही सर्कल बचा है जो लास्ट सर्कल है। जो लास्ट वाला सर्कल है वो पहले, दूसरे और चौथे सर्कल के साथ टेंजेंट रूप में डिफाइंड है, अर्थात सभी के बाहर वाले सिरों से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मेरे पास सर्कल में ऑप्शन उपलब्ध है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल। जैसे ही आप बनाएंगे आपके पास देखिए ये शेप डिफाइन होके आपके पास आ जाएगी। यहां से देखिए मैं इसको पूरे पेज में ले आता हूं। तो इस प्रकार आप आसानी से जो आपने किया है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और आसानी से इस एक्सरसाइज को डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे आर्क के बारे में। अब यहाँ यदि देखें होम टैब में ड्रॉ पैनल पे आर्क के नाम से अलग से कमांड अवेलेबल है। यहाँ पे यदि आप माउस रखें तो आपके पास यहाँ हेल्प क्रिएट की जाएगी आर्क की। देखिए यहाँ पे आर्क का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें ये 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए एक आर्क बनाई गई है। इसके अलावा नीचे की तरफ यदि आप यहाँ क्लिक करें तो आर्क बनाने के काफी सारे तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। अभी ऊपर की तरफ 3 पॉइंट वाला था, इसके अलावा नीचे की तरफ काफी सारे तरीके हैं। हालांकि कुछ तरीके मिलते जुलते हैं और आइए हम उनको समझने की कोशिश भी करेंगे इस सेशन में। किसी भी तरीके की अधिक जानकारी के लिए माउस को यदि आप उस पर रखते हैं तो न केवल उस तरीके के बारे में, उस ऑप्शन के बारे में, बल्कि उस ऑप्शन को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है ये सारी जानकारी वहां उपलब्ध रहती है। तो आर्क को ड्राइंग करने से पहले आइए देखते हैं आर्क क्या होती है और किस प्रकार इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप किसी सर्कल की बाहरी लाइन से
कोई भी 2 पॉइंट चुन ले तो वो एक आर्क को बनाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 2 अलग अलग यहाँ पे पॉइंट चुने गए, एक ये पॉइंट और दूसरा यहाँ पे पॉइंट। इसके बीच में जो आपके पास आकृति बनी है उसे हम आर्क कहते हैं। आर्क में वो सभी फीचर्स रहते हैं जो मुख्यतः आपके सर्कल में रहते हैं, जैसे कि आर्क की अपनी एक लेंथ होती है, रेडियस रहता है और सेंटर पॉइंट रहता है। लेंथ, रेडियस और सेंटर पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कल वाले सेशन में। इसके अतिरिक्त ऑटोकैड में जब आर्क ड्रॉ की जाती है तो उसमें हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए, यदि आप आर्क को नॉर्मली ड्रॉ करें ऑटोकैड में तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यदि मैं यहाँ आर्क को ड्रॉ करना शुरू करूं तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आर्क ड्रॉ होगी, अर्थात घड़ी की उल्टी दिशा में हमारे पास आर्क यहाँ ड्रॉ होगी यदि मैं किसी प्रकार का कोई ऑप्शन प्रयोग नहीं करता। परंतु यदि आप चाहते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूमे, अर्थात जो आप आर्क बनाना चाहते हैं वो क्लॉकवाइज बनकर आपके सामने आए, तो उसके लिए आप कंट्रोल की का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आर्क को ड्रॉ करते समय कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है ताकि क्लॉकवाइज आपके पास आर्क को ड्रॉ किया जा सके। हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार किया जा सकता है जब हम अगले सेशन में आर्क को ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से ऑटोकैड में जब आप क्लिक करते हैं आर्क ऑप्शन पे तो आर्क बनाने के ऑटोकैड के पास काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ यदि हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास 3 पॉइंट के आधार पे आर्क को ड्रॉ किया जा सकता है पहली ऑप्शन के द्वारा। इसमें मुझे 3 पॉइंट बताने हैं जिसके आधार पे मैं आर्क को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह से नीचे की तरफ काफी सारे ऑप्शन हैं। जैसे पहले वाले यदि इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसमें 3 ऑप्शन हैं जिसमें स्टार्ट और सेंटर कॉमन है, अर्थात आप कहाँ से आर्क शुरू करना चाहते हैं और कहाँ उसका सेंटर पॉइंट हो, ये दोनों आप डिसाइड कर सकते हैं स्टार्ट और सेंटर से। परंतु लास्ट वाले ऑप्शन को चेंज किया गया है। पहले में एंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अर्थात आप इसमें स्टार्ट, सेंटर, एंड तीनों पॉइंट दे सकते हैं। परंतु यदि आपको एंड पॉइंट नहीं पता और अगर आपको एंगल की जानकारी है तो आप स्टार्ट, सेंटर के साथ एंगल भी दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको लेंथ की जानकारी है तो स्टार्ट, सेंटर के साथ आप लेंथ भी दे सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए स्टार्ट और सेंटर जो है वो कॉमन है तीनों में, केवल एंड, एंगल और लेंथ में चेंज किया है, अर्थात जिस चीज की आपको जानकारी है उस चीज को प्रयोग करके आप यहाँ से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में आपके पास स्टार्ट, एंड और एंगल है। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में आपके पास स्टार्ट और एंड जो है वो कॉमन है। आप यदि यहाँ तीनों में देखें स्टार्ट और एंड तीनों में दिया गया है, जबकि लास्ट ऑप्शन में एंगल है। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। सबसे पहले ऑप्शन में देखो तो स्टार्ट और एंड पॉइंट के साथ आपको एंगल बताना पड़ेगा, अर्थात यदि आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट पता है और एंगल की जानकारी है तो आप इसका प्रयोग करें। परंतु यदि आपको डायरेक्शन की जानकारी है तो दूसरे ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपको रेडियस की जानकारी है तो आप तीसरे ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों में स्टार्ट और एंड जो है वो कॉमन रहेंगे और बाकी जो है एंगल, डायरेक्शन और रेडियस के बेस पे आप अपनी आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि मैं नीचे की तरफ आ जाऊं तो मेरे पास 3 ऑप्शन और हैं, सेंटर, स्टार्ट। यहाँ सेंटर और स्टार्ट जो है ये कॉमन है, अर्थात मुझे सेंटर वाला पॉइंट भी पता है और स्टार्ट वाला भी पता है। लास्ट वाला पॉइंट अगर मुझे जानकारी है तो एंड का प्रयोग कर सकता हूँ, अगर मुझे एंगल की जानकारी है तो एंगल का प्रयोग, और यदि मुझे लेंथ की जानकारी है तो लेंथ का प्रयोग भी कर सकता हूँ। अब यदि आप इन तीनों सेक्शंस में देखें तो स्टार्ट सेंटर, स्टार्ट सेंटर, स्टार्ट एंड और सेंटर स्टार्ट, सेंटर स्टार्ट, ये लगभग कॉमन पॉइंट्स हैं। कुछ ऑप्शंस मिलती जुलती हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ स्टार्ट, सेंटर और एंड है और लास्ट वाले में सेंटर, स्टार्ट और एंड है। दोनों में आप किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, दोनों तरह से वो सेम आपको ड्रॉ करेगा। बस इसमें हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि हमें पहला कौन सा पॉइंट लेना है, उसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ सेंटर स्टार्ट लेंथ है और यहाँ स्टार्ट सेंटर लेंथ है, तो इसमें भी लगभग ड्रॉ पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला पॉइंट आप क्या चुनते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ एक कंटिन्यू ऑप्शन भी है। जब आप आर्क को ड्रॉ कर लेते हैं और चाहते हैं पिछली आर्क से ही कोई अगली आर्क बनाना, तो फिर आप कंटिन्यू ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस अगले सेशन में देखेंगे किस प्रकार प्रैक्टिकली हम आर्क्स को प्रयोग कर सकते हैं।